तो आज हम अपना फर्स्ट रिवीजन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेंस जे एडवांस के लिए। और पहला रहेगा केमिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं। पहला रहेगा आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक चीज़ें। सम बेसिक concept of chemistry। तो शुरुआत करते हैं। पहला टर्म जो आपका रहेगा वो रहेगा 1 AMU, मतलब एक डी ए डाल्टन वाला डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिसके बारे में आपने सुन रखा हो, 9th क्लास के NCERT में था। तो वो रहता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट आता है आपका 1 मोल, 1 मोल, वो रहता है आपका एवोगाड्रो नंबर Na, जो रहता है 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज़। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास, वो रहता है A1 x1 + A2 x2 ... डिवाइडेड बाय x1 + x2 और फर्दर कंटिन्यू। ज़्यादातर टर्म्स में ये 100 ही रहता है नीचे वाला टर्म। अगर आप मोल फ्रैक्शन लोगे नीचे 1 हो जाएगा, परसेंटेज लोगे नीचे 100 हो जाएगा। कुछ टर्म्स मैं आपको बता दूं, जैसे ग्राम एटम क्या रहता है। ग्राम एटम रहता है, किसी क्वेश्चन में पूछा आपको फाइंड ग्राम एटम, तो आप सीधा निकाल लेना मोल ऑफ एटम। फिर आपको अगर पूछा ग्राम मॉलिक्यूल, तो आप सीधा निकाल लेना मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको पूछा ग्राम आयन, तो आप निकाल लेना मोल ऑफ आयंस। फिर टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का एक काफ़ी शॉर्ट फार्मूला है, ये आपने कई जगह देख भी रखा होगा। C/100 C सेल्सियस वाला इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू K केल्विन वाला 273 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब आप समझ रहे कि आप मान लो, ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस आप समझिए। मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पानी है, आपने उसमें 100 यूनिट से ये बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो हो गया 200। आप सेम ये जो इन दोनों का डिफरेंस हो गया वो कितना होगा, 100। अगर आप सेम चीज़ें केल्विन में लोगे, जैसे यहाँ पे 373 और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 473, तो वहाँ पे भी सेम ही डिफरेंस आएगा। पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का डिफरेंस अलग अलग रहेगा, पर केल्विन और सेल्सियस का डिफरेंस सेम रहता है। इसका काफ़ी यूज़ आएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। फिर कुछ वॉल्यूम्स की टर्म्स है जो आपको पता रहनी चाहिए, जैसे 1 लीटर हो गया आपका 1000 ml, 1 ml हो गया आपका 10⁻³ लीटर। ये ऊपर जो लिखा था उसी का यही है, बस यहाँ पे ml था, उसको यहाँ पे ये कर दिया। इससे इसको कन्वर्ट करोगे तो बस दोनों तरफ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट आता 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³ इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये यूनिट मैं कहूँगा आप याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं द सर्टन सिलेंडर ऑफ डैश डैश dm³ या फिर द सर्टन सिलेंडर ऑफ डैश मीटर क्यूब। तो ये यूनिट कन्वर्जन में आपको आसानी जाएगी। फिर 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी याद रख लीजिए, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। डायरेक्ट नहीं पूछते ये सब, पर कन्वर्जन में पूछ लेते हैं। प्रेशर का यूनिट 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। फिर एटीएम में अगर आप करोगे, जैसे एक एटीएम रहता है आपका 1.01032 इंटू 10⁵ पास्कल। आप अप्रॉक्सीमेटली इसे 10⁵ पास्कल लेके भी काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक टॉर। टॉर भी प्रेशर का ही यूनिट है। एक टॉर मतलब 103, यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 760, ये आपका टॉर हो जाएगा। तो ये आता है आपका रफली 133.32 पास्कल। फिर नेक्स्ट आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, वो है mm/Hg। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर्क। ये mm/Hg जो यूनिट है ना, वो आप ट्यूब्स के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें काफ़ी यूज़ करोगे, गैसियस स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे। और आप देखोगे तो एक एटीएम जो रहता ना आपका, वो 760 टॉर ऑफ Hg रहता। या फिर दूसरे यूनिट्स में आप कहोगे तो वो हो जाता आपका 760 mm/Hg। mm/Hg है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आप गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर में जाओगे ना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप ये यूनिट अभी याद कर लेते हो। फिर एटीएम और बार का रफली सेम रहता है। जैसे एक एटीएम आपका 1.01032 बार रहता है। रफली आप दोनों को अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ले सकते हो। अगर एकदम ही एक्यूरेट कैलकुलेशन पूछा तो एक्यूरेट डाटा ही लेना है, पर अगर रफ कैलकुलेशन पूछा, ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, तो 1 लेके भी काम हो जाता है। फिर कुछ आपको बातें बता देता हूँ आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली इक्वेशन जो आपको लर्न होनी चाहिए, और वो इक्वेशन काफ़ी फेमस भी है, PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस के लिए आइडियल शब्द को फोकस करना आप। फिर बाद में आप जैसे आप आगे जाओगे, आपको रियल गैस भी मिलेगा गैसियस स्टेट के चैप्टर में। और ये इक्वेशन के लिए देखिए, P आपका प्रेशर हो गया, P आपका प्रेशर हो गया, V आपका वॉल्यूम हो गया, N आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, R हो गया वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर हो गया। अब R कैसे कैसे वेरी करता है इनके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनके यूनिट पे देखते। ये देखिए, अगर आपका प्रेशर एटीएम में दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है, और आपके मोल्स में ही दिए, तो जो आपका R का यूनिट हो जाता है वो हो जाता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप कैलकुलेशन के लिए 1/12 ले सकते हैं इसे। फिर अगर आपका प्रेशर पास्कल में दिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, और टेम्परेचर और मोल्स तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, मोल्स ही रहेंगे, तब आपका R का वैल्यू हो जाता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और कैलकुलेशन के लिए आप सिर्फ 25/3 25/3 ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है, ये अभी जो यूनिट मैं बता रहा हूँ, ऊपर के 2 यूनिट को तो आप गैसियस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे, और जो पहले 2 यूनिट को आप गैसियस स्टेट में काफ़ी यूज़ करोगे, और जो नीचे के 2 बताए मैंने, एक आर की वैल्यू 3.814 और एक अभी आर जो बताने वाला हूँ मैं, जिसमें आर रहता है 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये रफली आप इसे 2 ले सकते हैं। ये जो बता रहा हूँ ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और कैलकुलेशन के लिए तो आपको 25/3 और 2 ही लेना है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ मिलेगा इन 2 नीचे के 2 जो बताया मैंने उनका। फिर कुछ मोलर मास बता देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में आसानी जाएगी, और पेपर में भी आपको उतना टाइम बचेगा, उतना टाइम आप किसी और क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना पता चला कि मोलर मास ही निकालते बैठ गए। तो जैसे आपका हो गया C6H12O6, ये फार्मूला ग्लूकोज का भी रहता है, फ्रुक्टोज का भी रहता है। इसका मोलर मास रहता है 180 म्यू, याद रख लीजिए इसे आप। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका 98 म्यू। फिर एक आता है यूरिया, यूरिया भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, उसका फार्मूला भी याद रख लीजिए आप, क्योंकि कभी कभी बोल देते हैं NH2CO NH2, किसी को पता ही नहीं रहा वो तो क्या है, तो NH2CONH2, और इसका मोलर मास रहता है 60 म्यू। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक कॉम्प्लेक्स है, वो आपको जब क्वेश्चन टफ करना रहता है या कभी कभी परेशान भी करना रहता है तब पूछ लेते वो, और वो काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स है। वो है K4FeCN6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, और इसका रहता है 368 म्यू। फिर नेक्स्ट आता है आपका सुक्रोज या फिर केन शुगर, सुक्रोज या इसी को आप केन शुगर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला रहता है C12H22O11, और मास रहता है 342 म्यू। कभी कभी आपको रिएक्शंस में ये भी पूछ सकते हैं, जैसे अगर आप सुक्रोज को इन्वर्टेज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे उसका, तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। ये वैसे आप बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आपको पूछ लेता है कि 342 मास था, फिर टूटने के बाद 2 इक्वल में बढ़ गया, जो 180 था, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। अभी आप सोच रहे होगे 342 180 बैलेंस कैसे हो गया। वाटर बीटर का भी मास रहता है ना उसमें, अभी वो रिएक्शन नहीं बता रहा मैं। इतना याद रख लीजिए आप कि सुक्रोज को जब तोड़ते आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। फिर बाकी डिटेल्स की वो कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, किसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है लीवो रोटेटरी है, वो सब आप बायोमोलिक्यूल्स के इसमें देख लेना। अभी बात कर लेते हैं कुछ एनर्जी से रिलेटेड यूनिट्स की जो आपको काम आ सकते हैं। जैसे पहला यूनिट है 1 अर्ज ERG, ये रहता है 10⁻⁻7 जूल्स। फिर एक है 1 कैलोरी, ये रहता है आपका 4.18 जूल्स। ये तो याद रख लीजिए, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। फिर ये तो वैसे आप आगे भी पढ़ोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना रहता है 1.6022 × 10⁻⁻19 जूल्स। फिर कुछ डिस्टेंस की यूनिट है, काफ़ी फेमस यूनिट है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भरमसाठ काम आएगा इसका। वो है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर्स, या फिर ले लीजिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। इसका तो भर के यूज़ रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर बेसिक मास की चीज़ें तो आपको पता ही होगी, जैसे 1 किलो आपका 1000 ग्राम रहता है, 1 ग्राम आपका 1000 मिलीग्राम रहता है,
ये तो सभी को पता होगा। एक मेट्रिक टन आपका 1000 किलो का रहता है। फिर अभी अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, वो थी आपकी PV इज इक्वल टू nRT। आप उसे मॉडिफाई करोगे मोल्स को और वॉल्यूम को। मोल्स को जब आप वैसे लिखोगे कि मोल्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि मोल्स आपके रहते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और डेंसिटी को लिखते हैं अपन मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी रहती है आपकी मास बाय वॉल्यूम। तो जब आप ये दोनों चीज़ों को ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको एक नया फार्मूला मिलता है आइडियल गैस इक्वेशन का, और वो आपका मोलर मास के टर्म्स में रहता है। देखिए PV इज इक्वल टू M अपन M डैश लीजिए और ये RT लीजिए, ये मल्टीप्लाई करिए उधर, तो आपको मिल जाता है P M डैश रो RT, और डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम रहता। ये जो फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एक मिनट, फिर से लिख लेता हूँ। ये जो भी मैंने बताया आपको कि P M डैश रो RT, जहाँ पे आपका M है मोलर मास और रो है आपका डेंसिटी ग्राम पर लीटर। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। फिर कुछ कंडीशंस बता देता हूँ जो आपको मोल कंसेप्ट में काम आती है। वो है, हाँ, मोल का बेसिक फार्मूला तो पता है ना आपको कि मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास। फिर एक और फार्मूला रहता है मोल्स का कि नंबर ऑफ गिवन एटम्स, नंबर ऑफ गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एनी आपका एवोगाड्रो नंबर रहता है। फिर नेक्स्ट आता है आपको STP NTP की कंडीशंस बता देता हूँ। एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर को आपको लेना रहता है 273.15 केल्विन, और प्रेशर तो 1 atm ही रहता है। तो यहाँ पे आपका जो मोल्स का फॉर्मूला हो जाता है वो वॉल्यूम दिया है डिवाइडेड बाय 22.4। इसे अगर आप स्टार्टिंग में 11th में हो तो याद रख लीजिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक वैल्यू क्या रहती है। स्पेसिफिक वैल्यू वो रहता है वॉल्यूम बाय मास, ये स्पेसिफिक वैल्यू रहती है। और अब आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी चाहिए तो वो रहता है आपका मास बाय वॉल्यूम। देखना, स्पेसिफिक वैल्यू में वॉल्यूम बाय मास और डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछे कोई, ये रिलेटिव डेंसिटी, और तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये है कि अगर सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए पूछे कोई तो दोनों का डेंसिटी को डिवाइड कर दो d1/d2। और अगर गैस के लिए पूछे तो कर देना m1/m2। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। एक रूम में आप अगर गैस छोड़ोगे तो उस गैस का क्या है, पूरे रूम में फैल जाएगा, तो वॉल्यूम सेम ही हो जाता है, इसलिए मास का रेशो। और अगर आपको कोई वेपर डेंसिटी पूछ ले कि बताओ क्या होगी वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, और वो है
कि मास ऑफ गैस बाय हाइड्रोजन गैस H2 का गैस मास, मतलब मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 फिर अगर आपको कोई पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है किसी सब्सटेंस की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप सिंपली लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। फिर नेक्स्ट आता है आपको मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूँ। मोल फ्रैक्शन वो है रहता है, मान लो आपके पास दो है, दो गैस या फिर दो लिक्विड या फिर दो कुछ भी है, ए और बी, दो सब्सटेंस है, मान लो गैस ए और बी है, इसके मोल्स है, इसके मोल्स है Na, इसके मोल्स है Nb। तो मोल फ्रैक्शन, अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स लो और उसे टोटल मोल से डिवाइड कर दो, और आपको अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है तो सिमिलरली बी के मोल्स लिखो और उसे टोटल मोल से डिवाइड कर दो। और एक और बात, दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो वो 1 आना चाहिए, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि ये देखो, ये दोनों को जोड़ोगे ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको मोल फ्रैक्शन में वो काम आ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसमें लिख देता हूँ, पहले हेडिंग दे देता हूँ, जैसे ऊपर मैंने हेडिंग नहीं दी थी। ईडियोमेट्री, ऊपर मैंने हेडिंग ब्लैक ही कलर से दी थी, ब्लू कलर रेड कलर से दी भी नहीं थी, अभी दे देता हूँ। ईडियोमेट्री, अच्छे से देख लीजिए नाम को, ईडियोमेट्री। पहला है आपका सॉल्वेंट कौन है और गैस कौन है। मान लीजिए क्या मतलब, ये फैक्ट ये है कि आपका सॉल्वेंट है, दो अलग अलग कलर के पेन का यूज़ कर लूँ क्या, लाइन बनाने के लिए ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइन खींच दी, ये यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट और यहाँ पे लिखा है गैस, और वो भी जो एब्जॉर्ब्ड होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला KOH, ये सॉल्वेंट है, या फिर लाइम वाटर, दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जितने भी एसिडिक गैस है सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि KOH, लाइम वाटर, ये सब बेसिक नेचर के हैं। और आपके कार्बन डाइऑक्साइड SO2, Cl2 सभी एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका अमोनिकल, Cu2Cl2, और ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। और जो सिगरेट का धुआं, एक बात बता देता हूँ एक्स्ट्रा की, कि जो आपका सिगरेट का धुआं निकलता है ना, उसमें से यही निकलता है। और जो आपका हीमोग्लोबिन रहता है उसके साथ ये 300 गुना टाइम्स
ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बना लेता है आपके ऑक्सीजन के से कंपेयर किया तो फिर ये हीमोग्लोबिन के जो 4 ये रहते हैं आयरन के, ये उससे बॉन्ड बना लेता है और फिर वो जगह छोड़ता नहीं। इससे फिर उसी से तो सिगरेट पीने से प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका टर्पेंटाइन। अगर आप सिगरेट नहीं पीते वो अच्छी बात है, पर अगर आपके आसपास कोई सिगरेट पीता है तो भी आपको हानिकारक है, इसलिए सिगरेट पीने वाले लोगों से थोड़ा दूर ही बनाए रखें। टर्पेंटाइल ऑयल, ये आपका ओजोन O3 इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट है आपका अल्कलाइल पायरोगायोल, ये आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट है आपका वाटर, पानी। जो वाटर है वो आपका अमोनिया, NH3, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है CuSO4 आता है। नेक्स्ट आपका CuSO4 ले लो, नहीं तो CaCl2 ले लो, दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोनों आपका पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। तो यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये वैसे भी एक रिवीजन वीडियो था। एक और बात, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा अ गैस लाइट ब्लू कलर एंड अनदर गैस डीप ब्लू कलर, तो उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन लगाने को कहते हैं आपको। तो जो लाइट ब्लू कलर का गैस निकलता है वो आपका ऑक्सीजन रहता है, और जो डीप ब्लू कलर का निकलता है वो ओजोन रहता है। और ये कलर्स का तभी यूज़ होगा जब ये ओजोन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में कोई ये होगा, मतलब दोनों जब निकल रहे होंगे, नहीं तो दोनों को कंपेयर कराना होगा आपको, तभी ये पूछते हैं, नहीं तो जनरली इसका यूज़ नहीं आता। तो आज के इसमें इतना ही। नेक्स्ट आप अपना जो रहेगा वो ऑर्गेनिक का रहेगा, सम बेसिक ऑर्गेनिक जो आपको पता रहना चाहिए। GOC से भी थोड़ा पहले पता चल जाए तो अच्छी बात रहती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, डिग्री क्या रहता है, DU कैसे निकालते हैं, नॉमेनक्लेचर वगैरह, ये थोड़ा पहले ही पता चल जाए तो अच्छा ही रहता है, आपको आसानी ही जाती है। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन अच्छा जाए। और वीडियो में कोई टेक्निकल एरर हो या फिर कोई आप सुझाव देना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि ये इम्प्रूव कर लो, स्क्रीन क्वालिटी ख़राब है, आवाज़ क्वालिटी ख़राब है, या फिर मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लगी, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।